तो देखिए आगे कर रहे हैं अब हम। तो हमने बात करी थी कि ट्रांसफर इनकम नेशनल इनकम नहीं होती। एग्जाम्पल हमने करा था, जैसे मिस्टर ए है। मिस्टर ए रहते हैं इंडिया में, या फॉर एग्जाम्पल मान लो ये रहते हैं ऑस्ट्रेलिया में। मिस्टर ए रहते हैं ऑस्ट्रेलिया में एंड मिस्टर बी जो है वो रहते हैं इंडिया में। मिस्टर बी मिस्टर ए के फादर हैं। तो ये पेरेंट हैं और ये सन। अब मिस्टर ए अर्न कर रहे हैं कहाँ पे? ऑस्ट्रेलिया में अर्न करा इन्होंने। ऑस्ट्रेलिया में अर्न करा और वो पैसे ट्रांसफर कर दिए किधर? जो अपनी अर्निंग है वो मिस्टर बी को ट्रांसफर कर दी। तो क्या ये मिस्टर बी की अर्निंग है? आंसर है नो, ये मिस्टर बी की अर्निंग नहीं है। ये मिस्टर बी के लिए कौन सी इनकम है? ट्रांसफर इनकम है। ये मिस्टर बी के लिए ट्रांसफर इनकम है। और मिस्टर ए की इनकम तो ऑलरेडी ऑस्ट्रेलिया में इंक्लूड होगी। तो ट्रांसफर इनकम को हम लोग इंडिया में अपने इंक्लूड नहीं करेंगे, क्योंकि ये हमारी खुद की अर्न करी हुई इनकम नहीं है। इसके बाद हम जो स्टार्ट करते हैं वो मेथड स्टार्ट करते हैं। चलिए, हमने डिस्कस किया था कि 3 मेथड्स हैं जिसके थ्रू हम नेशनल इनकम निकाल सकते हैं। फर्स्ट इज वैल्यू एडेड मेथड। वैल्यू एडेड मेथड से निकलता है जीडीपी एमपी। वैल्यू एडेड मेथड से निकलता है जीडीपी एमपी। चलिए पहले इसका फॉर्मूला करते हैं। फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला है सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। अब ये सारी चीजें होती क्या है वो हम समझते हैं। देखो, आप लोगों के पास एक सिंपल सा मैं आपको क्वेश्चन बताता हूं। आपके पास स्टार्टिंग में 4 यूनिट थी, 100 रुपए जिसका प्राइस था। 100 रुपए 1 यूनिट का प्राइस है, 4 यूनिट है। तो टोटल आपके पास 400 रुपए का सामान है स्टार्टिंग में। आपने 20 यूनिट्स और खरीदी हैं इस साल। अगेन उनका प्राइस 100 रुपए है। 20 यूनिट्स और खरीदी हैं जिनका प्राइस 100 रुपए है, तो 2000 का सामान और आ गया। तो आपके पास स्टार्टिंग में 4 यूनिट है जिनका प्राइस 100 रुपए था, तो 400 रुपए प्राइस हो गया। आपने इस साल परचेज करी हैं और 20 यूनिट्स अगेन जिनका प्राइस 100 रुपए है, 2000 हो गया। और लास्ट में अभी भी आपके पास कुछ यूनिट्स हैं जो बिकी नहीं है। मान लीजिए 5 यूनिट्स ऐसी हैं जो बिकी नहीं है। तो 500 रुपए का सामान अभी भी आपके पास रखा है। तो फर्स्ट थिंग इज कि कितनी यूनिट सेल कर दी? हमने सेल करी है टोटल 19 यूनिट्स। कैसे पता चला? हमारे पास टोटल 24 यूनिट्स थी। हमारे पास टोटल 24 यूनिट्स थी, जिसमें से 5 यूनिट्स अभी भी रखी हुई हैं हमारे पास। तो हमने सेल करी हैं 19 यूनिट्स। 19 यूनिट्स हमने सेल करी हैं। अच्छा, 19 यूनिट्स हमने सेल करी हैं, मान लीजिए 4200 में। टोटल 4200 में सेल करी हैं। तो हम प्रॉफिट निकालते हैं। तो 400 यूनिट, 400 रुपए का सामान आपके पास पहले ही था। 2000 रुपए का सामान आपने और खरीदा, जिसमें से 500 का सामान आपने अभी नहीं बेचा। तो आपने कितने रुपए का सामान बेचा? आपने बेचा 1900 रुपए का सामान। कितने रुपए में बेचा? 4200 में सेल करा है अगर, तो कितना प्रॉफिट हुआ? 1900 का सामान 4200 में सेल करा है, तो प्रॉफिट आपका सीधा सीधा हो गया 2300। ये आपका प्रॉफिट है। चलिए अब ये हम निकालते हैं किससे? वैल्यू एडेड मेथड से। ऊपर आपके पास है। तो पहले आप समझ लीजिए चेंज इन स्टॉक क्या होता है। तो सबसे पहले आपको क्या समझना है? चेंज इन स्टॉक क्या होता है? क्लोजिंग माइनस ओपनिंग। चेंज इन स्टॉक होता है आपका क्लोजिंग माइनस ओपनिंग। तो सेल्स कितने रुपए की है? सेल्स आपकी थी 4200।
क्लोजिंग स्टॉक कितना है? क्लोजिंग स्टॉक है आपका 500 माइनस ओपनिंग, ओपनिंग कितना है? ओपनिंग है 400। ये इंटरमीडिएट कंजम्पशन क्या होती है? इंटरमीडिएट कंजम्पशन मींस सिंगल यूज प्रोड्यूसर गुड्स। जो प्रोड्यूसर यूज कर रहा है गुड्स अपने सामान को बनाने के लिए, जैसे रॉ मटेरियल, मतलब उसका यूज वन टाइम हो सकता है, उसके बाद बार बार आप उसे यूज नहीं कर सकते। जैसे मशीनरी, मशीनरी इंटरमीडिएट कंजम्पशन नहीं है क्योंकि वो बार बार यूज हो सकती है। तो इंटरमीडिएट कंजम्पशन मींस जो गुड एक ही बार यूज होके खत्म हो जाते हैं। तो यहाँ पे आपने मटेरियल जो खरीदा था वो कितने रुपए का खरीदा था? 2000। आप अब आंसर निकालिए। 4200 प्लस 500, 4700 माइनस, माइनस का 400 माइनस का 2000, 2400। तो आपके पास आंसर कितना आया? 2300। मींस वैल्यू एडेड मेथड कुछ भी नहीं है। वैल्यू एडेड मेथड एक सिंपल सी बात करता है जो आप लोग नॉर्मल अकाउंट्स में भी निकालते थे, या अकाउंट छोड़ो, जो बेसिक कहते हैं ना लाइफ में कोई भी बंदा कैलकुलेट कर सकता है। तो वैल्यू एडेड मेथड का हमने फॉर्मूला करा। एक बार हम फिर नीचे फॉर्मूला लिख देते हैं पहले। तो वैल्यू एडेड मेथड से निकलता है GDP-MP, और फॉर्मूला है वैल्यू ऑफ आउटपुट, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन, माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। वैल्यू ऑफ आउटपुट क्या होता है वो हम नीचे लिख देते हैं। वैल्यू ऑफ आउटपुट, वैल्यू ऑफ आउटपुट होता है आपका सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक। वैल्यू ऑफ आउटपुट होता है आपका सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक। अब नीचे चेंज इन स्टॉक और लिख देते हैं हम, चेंज इन स्टॉक और लिख देते हैं। चेंज इन स्टॉक आपका होता है क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक माइनस, माइनस ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। तो ये आपका होता है चेंज इन स्टॉक। अब जल्दी से एक काम करिए, या तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या आप लोग इसे नोट कर लीजिए। नेक्स्ट जो हम बात कर रहे हैं, नेक्स्ट जो हम बात कर रहे हैं वो है आपका इनकम मेथड। नेक्स्ट हम बात करते हैं अपना इनकम मेथड की। चलिए इधर ध्यान देंगे। इनकम मेथड से क्या निकलता है? इनकम मेथड से निकलता है NDP-FC। क्या क्या चीजें आती हैं इसके अंदर? सबसे पहले इसके अंदर आता है कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉयज, कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉयज। नेक्स्ट, नेक्स्ट इसके अंदर आता है ऑपरेटिंग सरप्लस। नेक्स्ट इसके अंदर आता है ऑपरेटिंग सरप्लस। एंड लास्ट, लास्ट इसके अंदर आता है मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड, मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड। याद करिए फैक्टर इनकम कितनी होती है? 4। रेंट, सैलरी एंड वेजेस, इंटरेस्ट, एंड लास्ट इज प्रॉफिट। तो जो एम्प्लॉयज को मिलता है उसे हमने बोला कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉयज। तो पहले कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉयज, COE, ऑपरेटिंग सरप्लस OS। तो COE के अंदर क्या क्या आते हैं वो हम पढ़ते हैं। COE के अंदर आपके आते हैं सैलरीज एंड
wages paid in cash plus salaries and wages paid in kind प्लस कोई भी रिटायरमेंट बेनिफिट अगर आपको एम्प्लॉयर दे रहा है देन रिटायरमेंट बेनिफिट भी आपकी कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज में प्लस होगा। रिटायरमेंट बेनिफिट कुछ भी आपको मिल रहे हैं एंड लास्ट इज सैलरी एंड वेजेस जो आप लोगों को मिल रहे हैं, उसके अलावा आपका एम्प्लॉयर अगर आपको फर्दर कोई बेनिफिट दे रहा है तो एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन, हम बात करेंगे किसकी, एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन, एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स सोशल सिक्योरिटी स्कीम, एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स सोशल सिक्योरिटी स्कीम। नेक्स्ट हम बात करेंगे ऑपरेटिंग सरप्लस की। ऑपरेटिंग सरप्लस ये कैसे निकलता है ये हम बात करते हैं। ऑपरेटिंग सरप्लस आपका निकलता है, फर्स्ट इसमें प्लस किया जाएगा रेंट, सेकंड रॉयल्टी, थर्ड इंटरेस्ट एंड लास्ट इज प्रॉफिट। तो इन चार चीजों को प्लस करके हम क्या निकालेंगे, ऑपरेटिंग सरप्लस। तो ऑपरेटिंग सरप्लस में चार चीजें आती हैं, रेंट, रॉयल्टी, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट। अब बात आती है इन केस प्रॉफिट्स अगर नहीं गिवन तो हम क्या करेंगे, तो हम निकालेंगे प्रॉफिट्स अपने। अगर प्रॉफिट्स नहीं गिवन तो सीक्वेंस समझना, मैं सीक्वेंस में लिख रहा हूं ये सारी चीजें, तो सीक्वेंस को फॉलो करना। अभी मैं आपको बताऊंगा कैसे कैसे फॉलो करना होता है। प्रॉफिट्स कैसे निकलेंगे, देखिए एग्जांपल, एक कंपनी है जिसका प्रॉफिट निकालना है, हमें ये डेटा गिवन है क्या क्या, कि कंपनी ने ओनर को इस साल 12 लाख रुपए बांटे। कंपनी ने ओनर को 12 लाख रुपए बांटे, जो कंपनी ओनर को बांटती है वो प्रॉफिट होता है पहली चीज। तो ओनर को जो बांट दिया वो भी प्रॉफिट है, तो 12 लाख ओनर को बांट दिया। सेकंड, कंपनी ने अपने पास इस साल के प्रॉफिट्स में से कुछ अभी भी रखा हुआ है, कंपनी ने अभी भी कुछ प्रॉफिट्स अपने पास रखे हुए हैं जो बांटे नहीं है। तो मान लीजिए 13 लाख कंपनी ने अभी तक नहीं बांटे, जो कंपनी ने अपने पास रखे हुए हैं। 12 लाख बांट चुकी है कंपनी ओनर को, 13 लाख ऐसे हैं जो बांटे नहीं, अभी भी अपने पास रखे हैं। तो जो बांट दिया वो भी इस साल का प्रॉफिट है, जो नहीं बांटा वो भी तो प्रॉफिट है। जरूरी थोड़ी जो बांटेंगे सिर्फ वही प्रॉफिट होता है। तो ओनर को जो दे दिया वो भी प्रॉफिट है, और ओनर का पैसा जो अभी भी कंपनी ने अपने पास रखा हुआ है वो भी प्रॉफिट है। अच्छा सर नेक्स्ट, जब कंपनी टैक्सेस पे करके, ये 5 लाख रुपए कंपनी ने टैक्सेस पे करे हैं, तो टैक्स किस में से पे किया होगा, आप लोग जो कमाते हो उसी में से तो टैक्स पे करते हो, मींस जो आपने टैक्सेस पे करे होंगे वो भी प्रॉफिट्स में से पे करे होंगे। तो टोटल अगर आपने 30 लाख कमाया है तभी तो उसमें से 5 लाख आप टैक्स पे करके आए हो, 13 लाख आपने अपने पास रखा, तो 12 लाख आप ओनर्स को बांट पाए हो। मींस प्रॉफिट कितनी चीजों से मिलके बना है, 3, जिसमें फर्स्ट आता है आपका डिस्ट्रीब्यूटेड डिविडेंड। फर्स्ट आता है आपका डिस्ट्रीब्यूटेड डिविडेंड, इसको हम बोलते हैं प्रॉफिट्स, डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स। एंड सेकंड आता है आपका अनडिस्ट्रीब्यूटेड डिविडेंड। अनडिस्ट्रीब्यूटेड डिविडेंड, इसे हम प्रॉफिट्स बोलते हैं, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स। या अकाउंट्स में इसका एक और नाम होता है रिटेन्ड अर्निंग्स। अकाउंट्स में इसका एक और नाम होता है रिटेन्ड अर्निंग्स। एंड लास्ट इज जो भी आपने टैक्सेस पे करे, कॉरपोरेशन टैक्स,
जो आपने पे करा। तो ये सारी चीजें मिलके क्या बनती हैं, ये सारी चीजें मिलके बनती हैं आपका प्रॉफिट। तीन चीजें, तो क्या क्या तीन चीजें वो हमने लिखी हैं। तो बेसिकली ये हमने बात करी है तो ये था हमारा काम। चलिए इधर एक और बारी ध्यान देते हैं। अब मैंने बोला सीक्वेंस फॉलो करना है, कौन से सीक्वेंस की बात कर रहा था वो मैं आपको बताता हूँ। मैं कौन से सीक्वेंस की बात कर रहा हूँ वो मैं आपको एक बार क्लियर कर देता हूँ कि ये जो सीक्वेंस सीक्वेंस मैं बोल रहा हूँ ये कौन सा सीक्वेंस है। अब इधर ध्यान देंगे एक बारी सारे। जब भी नेशनल इनकम निकाल रहे हो इनकम मेथड से, तो डायरेक्ट नेशनल इनकम पे मत जाइए। सबसे पहले आप एनडीपीएफसी ही निकालिए। मींस आपके पास एक क्वेश्चन गिवन है, तो क्वेश्चन में आप पहले पहले ये तीन चीजें लिखिए कि कॉम्पेंसेशन ऑफ एम्प्लॉयज प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस मिक्स्ड इनकम। सबसे पहले आपका काम है कि ये तीन चीजें आपने प्लस करनी है। अब बात आती है, अब आपके पास क्वेश्चन गिवन है, जैसे एक मिनट वेट करिए, मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं, वेट करिए। ये आपके पास क्वेश्चन है। चलिए, तो सबसे पहले आप ऊपर देखिए, आपको निकालना क्या है, आपको ऑपरेटिंग सरप्लस निकालना है, डोमेस्टिक इनकम निकालना है। डोमेस्टिक इनकम क्या होती है, एनडीपी एफसी। तो चलो हम पहले ऑपरेटिंग सरप्लस निकाल देते हैं। क्वेश्चन में जो रिक्वायर्ड है, पहले ऑपरेटिंग सरप्लस निकालते हैं। तो आपने क्या करना है, आपने सबसे पहले ऑपरेटिंग सरप्लस का फॉर्मूला उठाना है और उसे ही यूज करना है। लोग क्या गलती करती हैं, वो सब कुछ प्लस करना चालू कर देते हैं, गलत। डायरेक्ट प्लस करने अगर आप लग जाएंगे तो आपका काम कंप्लीट ढंग से नहीं होगा। एक चीज याद रखिए कि आप लोगों ने डायरेक्ट कुछ भी प्लस नहीं करना। मींस आपने सबसे पहले फॉर्मूला लिखना है, सबसे पहले काम ही आपका फॉर्मूला लिखना है। अगर आपने फॉर्मूला लिख दिया कि देखो एक आध डेढ़ नंबर तो आपका पक्का ही है, बाकी आप बाद में सिक्योर करना, पहले आप लोग अपना एक डेढ़ नंबर को पक्का करिए। तो आपके पास क्या रेंट गिवन है, ये रेंट एंड इंटरेस्ट गिवन है। रेंट एंड इंटरेस्ट कितना है, 800। तो आप ऊपर लिख देंगे रेंट एंड इंटरेस्ट। फिर आप देखेंगे क्या रॉयल्टी गिवन है, देखिए रॉयल्टी नहीं गिवन तो आप जीरो मान लेंगे। ऑलरेडी इंटरेस्ट रेंट एंड इंटरेस्ट वहां पे उन्होंने डाल दिया, तो आप उसे रेंट एंड इंटरेस्ट लिख देंगे और यहाँ से इंटरेस्ट को हटा दीजिए क्योंकि दोनों को इकट्ठा दिया हुआ है।
फिर आप देखेंगे क्या प्रॉफिट गिवन है। देखिए क्वेश्चन में प्रॉफिट नहीं गिवन, अगर प्रॉफिट नहीं गिवन होता है तो हमें प्रॉफिट का फॉर्मूला लगाना होता है। जब हमें प्रॉफिट्स नहीं गिवन तो हमें प्रॉफिट्स का फॉर्मूला लगाना है। तो अब हम क्या करेंगे, हम प्रॉफिट्स का फॉर्मूला लगाएंगे, ये हमारा नेक्स्ट काम है। चलो इधर ध्यान दो, नेक्स्ट काम है हमारा प्रॉफिट्स का यूज, प्रॉफिट का फॉर्मूला लगाइए। तो इधर ध्यान दीजिए, अब प्रॉफिट के फॉर्मूले में हमारे पास क्या क्या है। पहला पहला है हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटेड डिविडेंड। तो क्या डिस्ट्रीब्यूटेड डिविडेंड है, आगे नहीं ये रहा डिस्ट्रीब्यूटेड डिविडेंड। खाली डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूटेड डिविडेंड होता है। तो कितना है 940। ओके 940 में प्लस कर देंगे अनडिस्ट्रीब्यूटेड डिविडेंड, कितना है 300। एंड थर्ड थिंग हमारे को क्या चाहिए, कॉर्पोरेशन टैक्सेस। देखिए क्या कॉर्पोरेशन टैक्सेस हैं, ये रहे कॉर्पोरेशन टैक्स 460। तो इसमें प्लस करिए 460। तो आपके पास प्रॉफिट निकल के आ चुके हैं। प्रॉफिट कितने आए, 940 प्लस 460, 1400 प्लस 300, 1700। 1700 आपके पास प्रॉफिट्स आ चुके हैं। तो अब आप उन प्रॉफिट्स को यहाँ पे प्लस करिए। कई लोग गलती क्या करते हैं, वो लोग ना यहीं पे ही अपना प्रॉफिट में ही डिस्ट्रीब्यूटेड अनडिस्ट्रीब्यूटेड सब कुछ प्लस माइनस यहीं पे ही करना चालू कर देते हैं। गलत है वो, उससे आपके आंसर में जो कहते हैं ना कॉन्फ्लिक्ट्स या कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती है। तो बेटर है कि आप लोग हर चीज को अलग अलग निकालिए। तो अब आपका ऑपरेटिंग सरप्लस आ गया, तो फर्स्ट स्टेप आपका कंप्लीट हो चुका है। फर्स्ट स्टेप आप लोग कंप्लीट कर चुके हैं, ठीक है। अब इधर ध्यान दो, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट डोमेस्टिक इनकम की, जिसके लिए हमें कौन सा फॉर्मूला लगाना है, अपना इनकम मेथड वाला। एनडीपीएफसी हमारा डोमेस्टिक इनकम होता है। एनडीपीएफसी ही हमारा डोमेस्टिक इनकम होता है। तो हमें वो वाला फॉर्मूला उसका लगाना है। इधर ध्यान दें, चलिए अब सारे इधर ध्यान देना कि कैसे हम इस फॉर्मूला को यूज कर पाते हैं। हम कैसे इस फॉर्मूला को यूज कर पाते हैं, ध्यान देना सभी लोग। हमारी बात आती है अब हमारे पास क्या है, हमारे पास है कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज। देखिए क्वेश्चन में हमारे पास 2000 गिवन है कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज, तो हम वो उठा लेंगे। कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज डायरेक्टली लिखिए 2000। ऑपरेटिंग सरप्लस हमें गिवन नहीं था डायरेक्ट, बट हमने नीचे निकाल लिया है। ऑपरेटिंग सरप्लस हमें गिवन नहीं था बट हमने नीचे निकाल लिया है। 2500 हमारा ऑपरेटिंग सरप्लस है। एंड लास्ट इज मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड। मिक्स्ड इनकम आपके पास गिवन है 200। तो सीधा सीधा प्लस करा और हमारे पास आंसर आ चुका है 2000 प्लस 2500, 4500 प्लस 200, 40। हेलो, होगी क्या क्लास खत्म? तो हमारा नेशनल इनकम में हमारा एक्चुअली इसमें डोमेस्टिक इनकम निकालनी थी, हम डोमेस्टिक इनकम निकाल चुके हैं। तो डोमेस्टिक इनकम बड़े सिंपल तरीके से आई। कभी भी डायरेक्टली प्लस माइनस सारी चीजों को मत करिए, आप पहले यही फॉर्मूला लिखिए। अगर मान लीजिए इसमें कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज ना गिवन होता तो आप कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज नीचे अलग से निकालते, जैसे हमने यहाँ ऑपरेटिंग सरप्लस निकाला था, प्रॉफिट्स निकाले थे, वैसे ही सीओई भी आपको अलग से निकालना है। मतलब आप मेन फॉर्मूलाज में प्लस माइनस डायरेक्टली सब कुछ नहीं कर सकते। अगर आप करेंगे तो आंसर में दिक्कत आने के चांसेस हैं। अगर आप लोगों को ये वाला समझ में आ चुका है तो एक बारी मैसेज में ओके या यस या जो भी आप लोग प्रेफर करते हैं एक बारी लिख दीजिए, ताकि मुझे भी क्लैरिटी मिले कि आप लोगों को कितना समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा। एक बारी मैसेज में लिख दीजिए।